नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 31 मई 2025 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। राहु काल सुबह 8:49 से 10:42 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी रहेगी। कई जगह बादलवाही देखने को मिल सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। यूपी और बिहार में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेताया, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का केवल एक तीर। कांग्रेस ने विदेश नीति पर भाजपा को घेरा, कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को कैसे मिल रहा है समर्थन। देश के कई राज्यों में बम से उड़ाने की धमकियां मिली, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। देश में कोरोना के केस 1900 से ज्यादा हुए। गुजरात में एक दिन की भी बच्ची मिली पॉजिटिव। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के बेटे समेत 3 को उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट पीजी की परीक्षा नहीं होगी 2 शिफ्ट में, एक ही बार में करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिलेशनशिप टूटने के बाद रेप का केस दर्ज करवाना गलत। पंजाब में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 वर्कर की मौत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के यूपी बिहार दौरे की। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सासाराम में जनसभा के दौरान पाकिस्तान व आतंकवाद को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले के एक दिन बाद मैंने बिहार में जो वचन दिया था वो पूरा किया। मैंने कहा था माताओं का सुहाग उजाड़ने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऐसी ही सजा उन्हें दी गई। हमारी सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को खंडर में बदल दिया। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति को पाकिस्तान और दुनिया में भी देखा गया। उन्होंने कहा कि दुश्मन जान ले कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है और न ही थमी है। आतंक का फन फिर से उठेगा तो बिल से खींच कर कुचलेंगे, चाहे सीमा पार हो या सीमा के अंदर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कानपुर में एक जनसभा की। उन्होंने कहा हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। कानपुरी अंदाज में उन्होंने कहा कि दुश्मन कहीं भी हो भोंक दिया जाएगा। हमारे भारतीय हथियारों ने और ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। आतंकवादियों के ठिकानों को सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह किया। इससे पहले मोदी ने कानपुर एयरपोर्ट पर पहलगांव हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात की। इस दौरान मोदी भावुक नजर आए। अब बात करते हैं कांग्रेस के सवालों की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार की फेल डिप्लोमेसी और कमजोर विदेश नीति की वजह से भारत की छवि को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि कोई देश पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं कह रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किसी ने आपका समर्थन में बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि रूस ने भी पाकिस्तान के साथ पुरानी डील को दोबारा शुरू कर एमओयू साइन किया है। अब इससे पाकिस्तान को रूस से 2.6 अरब डॉलर मिलेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि कुवैत ने पाकिस्तान पर लगे वीजा प्रतिबंध को हटा दिया। ईरान, यूएई और अरब देश पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहे हैं। वहीं भारतीय डेलीगेशन में विदेश गए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर आतंकवाद को करारा जवाब दिया। कोलंबिया गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कोलंबिया ने जो पाकिस्तान में मारे गए लोगों के लिए संवेदना जताई वो दुखद है। हमलावर और आत्मरक्षा करने वालों को एक बराबर नहीं कहा जा सकता। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकी हमले के बाद आत्मरक्षा में कार्रवाई की। इस दौरान थरूर ने पाकिस्तान का आतंकियों को समर्थन करने का सबूत दिखाया। इसमें पाकिस्तानी अफसर आतंकियों के जनाजे में शामिल देखे। थरूर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अब खबर कोरोना की। देश में कोरोना के मामले तेजी पकड़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या शुक्रवार को 1910 हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। पिछले सप्ताह बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। इसके अलावा 8 महीने की एक बच्ची गुरुवार से ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। वहीं देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 15 हो गया है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस 727 तक पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन जेन वेरिएंट LF7 के मामले ज्यादा आ रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो अभी तक 18 केस है। ज्यादातर केस एनसीआर इलाके से जुड़े हुए हैं।
अब बड़ी खबर बम धमाके की धमकी के बारे में। देश के कई हिस्सों में ईमेल के जरिए बम धमाकों की चेतावनी दी गई। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित उद्योग भवन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे मेल के बाद एहतियातन जांच अभियान चलाया गया। इधर जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले शुक्रवार सुबह 2 कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी। इनमें एक जयपुर मेट्रो कोर्ट और एक फैमिली कोर्ट है। धमकी भरे ईमेल के बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि यहाँ भी कुछ विस्फोटक नहीं मिला। अब सुरक्षा एजेंसियां इन मेल के पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश कर रही हैं। हरियाणा में भी शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास, संत कबीर कुटिया और सचिवालय में फियादीन हमले की चेतावनी ईमेल के जरिए दी गई। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीआईडी और सीआरपीएफ की टीमें एक्टिव हो गई। तुरंत सीएम आवास और सचिवालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हरियाणा व चंडीगढ़ में 10 दिन में फर्जी धमकी मिलने की ये छठी घटना है। अब सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने रिलेशनशिप टूटने के बाद रेप का केस दर्ज करवाने के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि 2 वयस्कों में सहमति से बना रिश्ता बाद में टूट जाता है या दोनों के बीच दूरी आ जाती है तो इसे शादी का झूठा वादा बताकर रेप का केस नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सचिंदर सुंदर शर्मा की बेंच ने ये टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों से न केवल न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ता है बल्कि आरोपी व्यक्ति की सामाजिक छवि को भी गंभीर नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सिर्फ शादी का वादा तोड़ने को झूठा वादा नहीं माना जा सकता जब तक कोई आरोपी की तरफ से रिश्ते की शुरुआत से ही धोखाधड़ी का इरादा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही महाराष्ट्र अमोल भगवान नेहुल के खिलाफ रेप केस को रद्द कर दिया। आरोपी नेहुल ने बंबई हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें दर्ज आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटते हुए आपराधिक कार्रवाई खत्म की। दूसरी बड़ी खबर नीट पीजी परीक्षा की। अब नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। छात्रों ने 2 शिफ्ट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम से करेक्शन पेपर में डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है जो फेयर एवेल्युएशन नहीं है। परीक्षा में हासिल किए गए नंबर्स में भी फर्क आ जाता है। नीट पीजी एग्जाम 15 जून को होना है जिसके लिए एडमिट कार्ड 2 जून को जारी होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसले की जल्द सुनवाई है। बेंच ने कहा कि ये तर्क माना नहीं जा सकता कि एग्जाम करवाने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को पर्याप्त सेंटर नहीं मिले। 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना फेयर नहीं है। 2 पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल कभी एक जैसा नहीं हो सकता। नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल एक्सप्लेनेशन केसेस होना चाहिए न कि रूटीन परीक्षाओं में। इस साल का एग्जाम 15 जून को होना है। अभी भी एग्जामिनेशन बॉडी तय करने और सेंटर चुनने के लिए 2 सप्ताह से ज्यादा का समय बाकी है। इसके बावजूद अगर और समय की जरूरत होगी तो आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की। इस मामले में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्या समेत 3 को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित के अलावा 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी सजा सुनाई गई। कोटद्वार जिला कोर्ट ने इस मामले में 2 साल 8 महीने के बाद फैसला दिया। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अंकिता ऋषिकेश में पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता गायब हो गई थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चिला नहर में मिला था। बाद में खुलासा हुआ था कि गलत काम करने से मना करने पर तीनों ने उसकी हत्या कर दी थी। बाद में गुस्साई भीड़ ने रिजॉर्ट को आग के हवाले कर दिया था। भाजपा ने भी आरोपी और उसके पिता को पार्टी से निकाल दिया था। कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा उन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। अब खबर पंजाब से। पंजाब के मुक्तसर में गुरुवार देर रात एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया जिसे 5 वर्कर की मौत हो गई। मलबे से 29 लोगों को निकाला गया। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा ढह गया। मृतकों में अभी तक केवल एक 25 वर्षीय राहुल की पहचान हो पाई है जो अलीगढ़
उत्तर प्रदेश का था। अधिकतर वर्कर उत्तर प्रदेश के ही बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री 2 मंजिला थी। पहली मंजिल पर कुछ कमरे बने हुए थे। फैक्ट्री में ही सभी वर्करों के रहने की व्यवस्था थी। मौके पर बारूद और केमिकल मिला है। डीसी अभिजीत कपलीच ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री अवैध थी। इसे प्रशासन की तरफ से चलाने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। एसएसपी अखिलेश चौधरी ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि 2 सेटअप किए हुए थे। एक तरफ पटाखे बनाए जा रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें पैक किया जा रहा था। रात को पटाखों में आग लगी और धमाका हुआ। इससे बिल्डिंग गिर गई। तब कुछ वर्कर काम भी कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।